हेलो गाइस। जैसा कि हम इससे पहले वाले वीडियो में ग्लेशियर पढ़े थे, उसके बारे में जाने थे। अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि विंड इरोजन क्या होता है। ये विंड इरोजन काम कैसे करता है, ये कैसे मिट्टी के जो सतह है उसमें क्या स्थल, जो मिट्टी की सतह है उसमें क्या क्या चेंज लाता है, क्या क्या बदलाव लाता है, किस किस तरह का बदलाव लाता है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक। तो विंड इरोजन अकर व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड पिक अप एंड कैरी अवे लॉन्ग पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड सॉइल। विंड इरोजन कैसे अकर होता है, जैसे कि जब वो कोई भी तेज़ हवाएं हैं, जब वो बहुत तेज़ चलती हैं, जो तो अपने साथ छोटे छोटे जो बालू के कण हैं, जो छोटे छोटे पत्थर के कण हैं, वो अपने साथ वो बहा के ले आती है, जिसकी वजह से बहुत तरह के डिस्टिंक्टिव लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। ठीक। जिसमें से सबसे पहले आता है यार्डांग्स, which are streamlined and rock ridges carved by wind. Ventifacts, which are rock polished and shaped by sand blastings and deflation. ये यार्डांग्स, वेंटीफैक्ट, डिफ्लेशन, ये तरह तरह के जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। ठीक। अब जानते हैं यार्डांग्स क्या होता है। ठीक। जो यार्डांग्स है वो ये लंबी और सकरी चट्टानें होती हैं पहाड़ियों की, जिसे जब विंड चलती है, बहुत हवा चलती है बहुत तेज़, तो क्या होता है कि जो जो चट्टानें, मतलब जो हल्के जो बालू के कण जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते, वो मिट्टी जो हवा के साथ बह जाते हैं, लेकिन जो बहुत स्ट्रांग होते कड़े पत्थर होते हैं, वो वहीं उसी दिशा में, जिस दिशा में हवा रहती है उसी दिशा में लाइन से लग जाते हैं। उसी को हम लोग यार्डांग्स कहते हैं। और जो तेज हवाएं होती हैं उनमें घिस कर चिकना करती है। जैसे ये वीडियो में हम लोग देख सकते हैं कि ये फोटो में कि यहाँ देख रहे हैं कि एक लंबी सी चट्टान बन चुकी है और बीच से सब कुछ गायब हो चुका है। जो सॉफ्ट चट्टानें थी, जो बालू के कण थे, वो सब गायब हो गए और ये पतली जो कठोर चट्टान थी वो रह गई, जो कि हवा की दिशा में ही बनती है। हवा जिस दिशा में बहेगी उसी दिशा में ये चट्टानें बनेंगी। अब जानते हैं कि वेंटीफैक्ट्स क्या होते हैं। ये ऐसी चट्टानें होती हैं जिसकी सतह हवा द्वारा उड़ाए गए रेत के कणों से घिसकर चमकदार और चिकनी हो जाती है। मतलब जो इसके ऊपर के जो सतह होती है वो एकदम घिस के, हवा की वजह से वो एकदम घिस के एकदम चमकदार हो जाती हैं। उसी को हम लोग वेंटीफैक्ट्स कहते हैं। ठीक। अब डिफ्लेशन के बारे में बात करते हैं। डिफ्लेशन वो होता है जब हवा मिट्टी और रेत के हल्के कणों को, जो हल्के कण हैं उनको उड़ाकर ले जाती है। जो ज़मीन पर जो छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं ना, उन्हें ही हम डिफ्लेशन बोलते हैं। ठीक। अब डिफ्लेशन हॉलो क्या होता है। हॉलोज और ब्लो और शैलो डिप्रेशन फॉर्म्ड वेयर लूज मटेरियल इज रिमूव। ठीक। डिफ्लेशन हॉलो कैसे क्रिएट होता है, जब तेज हवा होती है, जो ढीली रेतें और चट्टानें होती हैं, जब उनको उड़ा ले जाती हैं, तो जो समतल जमीन बचती है ना, तो उन्हें ही हम डिफ्लेशन हॉलो बोलते हैं। ठीक। या डिफ्लेशन हॉलो बोलते हैं या ब्लो आउट्स बोलते हैं, जो भी आप कह लीजिए। ठीक। यदि ये जो गड्ढे हैं और भूजल जो बना, जो मिट्टी और जो कण, जो मिट्टी के छोटे जो ढीले कण हैं, उनको अगर जो बहा ले गए, वहाँ पे जो गड्ढा बनता है, अगर उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है उस गड्ढे में, तो वो जो पानी इकट्ठा होता है उसको हम लोग ओएसिस कहते हैं। ये जैसे फिगर में आप लोग देख सकते हैं, ये फिगर में यहाँ दिख रहा है ना, ये यहाँ एक शैलो क्रिएट हो गया, एक गड्ढा नुमा क्रिएट हो गया, इसी में को हम लोग इसको ओएसिस कहते हैं, जब इसमें पानी भर जाता है। तो अब बात करते हैं कि डिजर्व पेवमेंट्स क्या होते हैं। ठीक। डिजर्व पेवमेंट फ्लैट सरफेस लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर फाइनर पार्टिकल्स आर ब्लोन अवे। These landforms are important as as they influence settlement patterns. ठीक। अब डिजर्व पेमेंट्स क्या होते हैं, जब हवा बारीक कण, जो बारीक कण हैं, उनको जब हवा उड़ा ले जाती है, तो बड़े पत्थर जो उनके ऊपर एकदम घिसाव होता है, और घिसाव होके वो जो एकदम समतल चट्टान बन जाती है, एकदम समतल, एकदम फ्लैट, तो उसी को हम लोग डिजर्ट पेवमेंट बोलते हैं। ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये सब जो आकृतियां हैं जो बनी हुई है, जैसे ये डिफ्लेशन ब्लो आउट्स हो गए, डिजर्ट पेवमेंट्स हो गए, ये सब ह्यूमन, मतलब मानव के लिए बहुत ही आवश्यक, महत्वपूर्ण होती है एग्रीकल्चर के पर्पज से। ठीक।
और जो भूवैज्ञानिक हैं बहुत सारे, जो साइंटिस्ट है, वो जो ये वेंटिफैक्ट्स हो गया, यारडांग्स हो गया, उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि ये कैसे क्रिएट होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट जो आकृतियाँ बन रही हैं उसमें ये लोग इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आगे ड्यून्स के बारे में कि ये ड्यून्स क्या होता है। ड्यून्स आर हिल्स आर रिजेस ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय द विंड इन डिजर्ट एरियाज और अलोंग ए सैंडी कोस्ट। ठीक, हम लोग अक्सर रेगिस्तान में देखते हैं जो लंबी लंबी पहाड़ जैसे एक स्ट्रक्चर नहीं बन जाता है, ठीक, उसी को हम लोग ड्यून्स बोलते हैं। ऊपर नीचे होता है पूरा बालू का, रेत का टीला, जैसे टीला नुमा होता है, उसे ही हम लोग ड्यून्स बोलते हैं। There are several types of dunes, including birchen dunes, which are crescent shaped. ठीक, बहुत तरह के ड्यून्स पाए जाते हैं, ठीक, जिसमें से इसमें बताया गया है बर्चन ड्यून्स के बारे में, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स के बारे में, स्टार ड्यून्स के बारे में और पैराबोलिक ड्यून्स के बारे में। ठीक, तो अब हम लोग बार जानते हैं कि ये सब क्या कौन कौन से और कैसे कैसे प्रकार के ड्यून्स होते हैं। ठीक, पहले बर्चन ड्यून्स, विच आर क्रिसेंट शेप्ड एंड फॉर्म इन एरियाज विथ लिमिटेड सैंड एंड ए सिंगल विंड डायरेक्शन। ठीक, जो बर्चन ड्यून्स होता है वो जहाँ बहुत कम रेत पाए जाते हैं वैसे एरिया में ये बनते हैं। ठीक, और एक ही डायरेक्शन में बनते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है, जिस दिशा में, उसी दिशा में ये ड्यून्स बनेंगे। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स विच आर लॉन्ग रिजेस फॉर्म पैरेलल टू द प्रिवेलिंग विंड। ठीक, जो ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स ये लंबे टीले होते हैं, मतलब लंबे लंबे होते हैं, और उसी दिशा में ये भी बनते हैं जिस दिशा में हवा को चल रही है। अब बात करते हैं स्टार ड्यून्स के बारे में। ठीक, स्टार ड्यून्स विच हैव मल्टीपल आर्म्स एंड फॉर्म व्हेन वेयर विंड कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक, अब ये स्टार ड्यून्स क्या होता है, इसमें बहुत ढेर सारी, जैसे एक जैसे ऊंचा टीला होता है ना, वैसा नहीं होगा, इसमें कई सारे ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं। ठीक, इसीलिए इनको स्टार ड्यून्स कहते हैं। और ये क्यों बनते हैं, क्योंकि इसमें हवाएं जो होती है वो बहुत सारे डायरेक्शन से आती रहती हैं, तो ये अलग अलग दिशा से हवा आने की वजह से ये ऐसे इनका शेप होता है, मतलब कई टीले खड़े रहते हैं एक दूसरे के सहारे। अब बात करते हैं पैराबोलिक ड्यून्स के बारे में। ठीक, पैराबोलिक ड्यून्स क्या होते हैं, जो वो यू शेप आकार के होते हैं। ठीक, यू शेप का आकार के होते हैं और अक्सर वनस्पति द्वारा स्थिर होते हैं, मतलब उनके आगे पीछे जो होता है वो पेड़ पौधे लगे होते हैं, जिसकी वजह से वो स्थिर होते हैं। जैसा कि ये फोटो में हम लोग देख रहे हैं कि ये दिख रहा है, ये देखो, ये आधा सी शेप का है, इसे चांद के शेप का, इसी को हम लोग बर्चन ड्यून्स कहते हैं। ठीक, ये आपका ये है ट्रांसवर्स ड्यून्स है, और ये देखिए ये कई टीले दिख रहे हैं, ये जो है ये स्टार ड्यून्स है। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि ह्यूमंस के लिए ये सैंड ड्यून्स जो भी है वो सब कैसे हेल्पफुल होते हैं। ठीक, ड्यून्स एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट डिसर्टिफिकेशन एंड विंड इरोजन। जो ये ड्यून्स है, जो लंबे लंबे टीले बने हुए हैं, ये एज ए बैरियर का काम करते हैं, जिससे कि ज़्यादा, मतलब कि रेगिस्तान ना बने, ज़्यादा हवाएं जो है वो मिट्टी के कण ना उड़ा के ले जाए, और ज़्यादा मिट्टी का कटाव ना हो, उसमें ये मदद करते हैं। एंड प्रोवाइड एरियाज ऑफ टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। ठीक, अब बहुत ही कुछ लोग को आप लोग देखेंगे कि रेगिस्तान में गाड़ियाँ चलाते हैं। ठीक, लोग रेगिस्तान में घूमने जाते हैं, तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक, तो ऐसा भी ये सब प्रोवाइड कराते हैं ये ड्यून्स। In some coastal regions, they protect settlements from strong sea winds and waves. In addition, sand from dunes is sometimes used for construction purposes. ठीक, जो कुछ समुद्र या तटीय क्षेत्र जो होते हैं उसमें तेज समुद्री जो लहरें होती हैं उनसे बचाने का भी ये काम करते हैं। ठीक, और कभी कभी जो ये टीले होते हैं इनकी रेत की मदद से हम लोग कंस्ट्रक्शन, जैसे कुछ भी भवन का निर्माण करना हो, उपयोगी कुछ भी निर्माण करना हो, तो उसमें भी ये काम आता है। अब जानते हैं अंडर वाटर के बारे में कि ये क्या कैसे काम करता है, कैसे ये इसमें वेदरिंग होती है अंडर वाटर में। ठीक, चलिए,
अंडर वाटर स्पेशली इन एरियाज ऑफ लाइमस्टोन और सोल्यूबल रॉक्स क्रिएट यूनिक लैंडफॉर्म्स कॉल्ड क्रस्टिक। जहाँ अंडर वाटर के अंदर जहाँ लाइमस्टोन पाए जाते हैं, जैसे चूना पत्थर हो गया, चूना मिट्टी हो गया, वहाँ एक अलग तरह की आकृति, मतलब पानी के अंदर अलग तरह की आकृति बनती है, जिसको हम लोग कर्स्ट करते हैं, कर्स्ट टोपोग्राफी जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक। थ्रो केमिकल वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक। केमिकल वेदरिंग की वजह से जब पानी बार बार किसी जगह पे बार बार लगता है तो वहाँ पे कटाव जैसा होता है ना, पत्थर कटता है, अगर पत्थर पे आप बार बार पानी डालो तो वहाँ पे एक कटाव या घिसाव जैसा होगा, तो ठीक यही सब चीज़ें पानी के अंदर भी होती है, तो उसी के बारे में ये बताया हो गया है। कॉमन लैंडफॉर्म्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इंक्लूड केव्स, hollow space formed as acidic water dissolved rock, stalactites, isis shaped formation hanging from the ceiling of cave, stalagmites formation rising from the floor of caves, sinkholes और dolines, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, केव्स कैसे बनती हैं, स्टेलेसाइट्स क्या होता है, स्टेलग्माइट्स क्या होता है, ठीक। इन तीन चीज़ के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं, ठीक। तो केव्स कैसे बनती हैं, तो जो केव्स हैं, जैसे अगर बहुत ज़्यादा पानी एसिडिक होगा, ठीक, तो उससे बार बार चट्टानों पे असर होगा, तो जो कमज़ोर चट्टानें होंगी वो पानी के अंदर घुलेंगी और जिससे गुफाएं बनती हैं, ठीक। जो बड़ी बड़ी चट्टानें, जो पानी बार बार एसिडिक वाटर उसके पे लगेगा तो वो जो वहाँ पे गुफा जुमा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और स्टेलेसाइट्स क्या होते हैं ना, स्टेलेसाइट्स क्या होते हैं, जब गुफा की जो छत होती है, जैसे हम लोग देखेंगे गुफा है, उसमें छत है, तो उससे जो नुकीले नुकीले जो पत्थर निकले रहते हैं ना, उसी को हम लोग स्टेलेसाइट्स बोलते हैं, ठीक। और स्टेलग्माइट्स क्या होता है, फॉर्मेशन राइजिंग फ्रॉम द फ्लोर ऑफ केव, जब जब जो स्टेलेसाइट्स है वो जो गुफा है उसके ऊपर से लटकती हुई जो पत्थरें, मतलब बर्फ की चट्टानें जब नुकीली नुकीली लटकती है उसे हम स्टेलेसाइट्स बोलते हैं। और जो स्टेलग्माइट्स है वो बर्फ की चट्टाने, जो गुफा है उसकी सतह से जो चट्टानें उठी रहती हैं बर्फ की, उससे हम लोग स्टेलग्माइट्स बोलते हैं, ठीक। अब सिंक होल क्या होता है, जब किसी गुफा की जो छत होती है ना, जैसे जो छत होती है वो जब धंस जाती है, जैसे हम एक फिगर में दिखाते हैं, ये देखिए, यह है, ठीक। ये सिंक होल है, जब किसी गुफा की जो छत है वो धंस जाती है तो वहाँ एक गड्ढा नुमा होता है, जो क्रिएट होता है, उसी को हम लोग सिंक होल कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये दिख रहा है आप लोग को, ये सिंक होल है, ये सब ये स्ट्रक्चर जो है वो सिंक होल है। सो ये लास्ट टॉपिक है आप लोग का, अब इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक। तो जैसे कि इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि जो अर्थ का जो सरफेस है, ठीक, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, ठीक। उसमें वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक, कहीं फोल्डिंग्स हो रही है अर्थक्वेक की वजह से। तो जो हमारा जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो लगातार चेंज हो रहा है। हम लोग ने ओशियन बेसिन पढ़ा, वेदरिंग कैसे वेदरिंग होती है, इरोजन कैसे होता है, तो ये जो हमारे जो अर्थ के सरफेस को लगातार चेंज कर रहे हैं, और ये जो चेंजिंग है अर्थ के सरफेस में वो हमारे ह्यूमन को, जैसे हम लोग को भी अफेक्ट कर रहा है, ठीक। अर्थ सरफेस हेल्प्स टू अप्रिशिएट नेचर पावर एंड प्रिपेयर बाय फॉर नेचुरल डिजास्टर, ठीक। और ये हम लोग को इसके से तैयार करना चाहिए कि हम लोग कैसे ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं उससे हम लोग कैसे बच सके, अपने आप को कैसा बचाव कर सके, और एक सस्टेनेबल कैसे, मतलब अपनी धरती को नुकसान न पहुंचाते हुए हम सरवाइव करें।